आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग पॉलिटी मतलब भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान की क्लास में आज हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं प्रस्तावना, जिसे कहते हैं प्रियम्बल। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान के अंतर्गत, जो आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्रस्तावना से कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जितने भी क्वेश्चंस, चाहे वो वनडे एग्जाम हो चाहे और हाई लेवल के एग्जाम हो, उन सभी में प्रियम्बल जो है प्रियम्बल से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। जब भी आप कोई बुक खोलते हैं तो प्रियम्बल का पार्ट जरूर आपको देखने को मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे इस प्रियम्बल की। सबसे पहले हम बात करेंगे शुरुआत। हम इस पर चर्चा तो बाद पे करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे शुरुआत की। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसकी जो शुरुआत हुई थी वो 13 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक से। किससे? संविधान सभा की तीसरी बैठक से। तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरी बैठक संविधान सभा की इससे स्टार्ट होता है। अब जब स्टार्ट होता है और इसको पेश कौन करता है उद्देश्य का प्रस्ताव को, तो उद्देश्य का प्रस्ताव को पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये उद्देश्य जो प्रस्ताव था उसको पेश करते हैं भारतीय संविधान में। और संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई थी वो 13 दिसंबर 1946 को हुई। तीसरी बैठक के दौरान ये प्रस्ताव लाया गया और इसे पास करने के लिए जो है एक समय दिया गया 22 जनवरी 1947 को जो है ये पास हुआ। ठीक है, तो ये भी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पास हुआ 7 दिनों के, काफी लंबी चर्चाएं हुई इसके दौरान, तब ये पास हुआ जाके 22 जनवरी 1947 को। आगे चल के उद्देशिका का ही स्वरूप प्रस्तावना है। जो भाषा के रूप में हम संदर्भित करते हैं आज वर्तमान, वो प्रस्तावना का स्वरूप है। आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तावना जो है वो प्रियम्बल है और प्रस्तावना एक संविधान को स्पष्ट रूप से जानने का एक स्रोत है। उसके संविधान की शक्तियों को जानने का एक स्रोत है ये प्रस्तावना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि शुरुआत करेंगे हम भारत के लोग। आपको पता होना चाहिए कि हम भारत के लोग मतलब जो देश में जो शासन व्यवस्था है वो जनता के अंतर्गत है, जनता का शासन। हम भारत के लोग मतलब जनता का शासन। अब जब हम भारत के लोग मतलब जनता का शासन है, और ये शब्द कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। यहीं से हम शुरू करते हैं और ये अमेरिका से। बाकी जितना भी हम विषय पढ़ रहे हैं वो सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दूसरी बात हम करते हैं कि भारत को जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये क्या है? आपको पता होना चाहिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भैया ये सवर्जिन होता है, सवर्जिन इंग्लिश में बोलते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब चाहे देश के अंदर आंतरिक हो और चाहे बाहरी मामले हो, उसके लिए हमारा देश स्वतंत्र है। ठीक है, किसी से हमें सहारा लेने की आवश्यकता नहीं, हम पूर्ण रूप से इन दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। ये चीज आपको बताता है। ठीक है, दूसरी बात समाजवादी। आपको पता है नेहरू और गांधीवादी सिद्धांत को अपनाया गया। इन्हीं की विचारधारा से हमारा यहाँ समाजवादी जो है शब्द को लाया गया है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा। क्लियर हो गया ना? समाजवाद कैसा समाजवाद है, तो गांधीवादी समाज और नेहरू समाजवाद की संकल्पना को यह संदर्भित करता है, या मार्क्सवादी सिद्धांत को ये संदर्भित करता है। इसके बाद हम करते हैं पंथ निरपेक्ष। आपको मैं बता दूं कि पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर। और ये सेकुलर क्या है? पंथ निरपेक्ष मतलब होता है कि हमारा जो राष्ट्र है वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब सभी धर्मों का यहाँ सम्मान होता है, किसी एक राज्य का अपना राज्य की धर्म नहीं है। बात करते हैं लोकतंत्रात्मक। अब लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब लोकतंत्रात्मक के हिस्से दो होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। अपने यहाँ जो चुनाव होता है, जैसे अपने यहाँ दो तरीके चुनाव होते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है, एक अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष जो चुनाव होता है, जो जनता के द्वारा चुनकर के आए हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनके द्वारा जो है हमारे देश में चुनाव होता है। बिल्कुल क्लियर बात हो गई। डेमोक्रेसी जिसे बोलते थे, लोकतंत्रात्मक। इसके बाद आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो प्रत्यक्ष होते हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। दूसरी बात, शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो एक प्रत्यक्ष हमारे यहाँ प्रतिनिधि राष्ट्र का आता है। वो कौन होता है? जैसे अन्य राष्ट्रों में आपने ब्रिटेन में देखा, वहां पर अप्रत्यक्ष रूप से जो है जो राष्ट्रपति वजह से वहां पर जो है वायसराय होता है, राजा होता है। अपने यहाँ राष्ट्रपति होता है।
तो राष्ट्रपति का अपने एक चुनाव होता है और वहां पर क्या होता है कि वो जनता के सपोर्ट से एक साथ खड़ा होकर के राजा बनता है और वो वंशानुगत शासन चलता है वहां पर, ठीक है। परंतु एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है कि अपने यहाँ जो जनता का जो शासन है वो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, ठीक है ना। मतलब राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो जनता द्वारा जो चयनित होकर प्रतिनिधित्व आते हैं उसके द्वारा जो चुनाव प्रणाली में भाग लेते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, तो राष्ट्र का अध्यक्ष तब चुना जाता है। तो ये चीज आपको पता हो गया। गणराज्य शब्द का अर्थ वही होता है कि अपने यहाँ जो राजा होता है, अपने यहाँ जो राष्ट्रपति होता है, वो वंशानुगत नहीं होता। वो राष्ट्र का जो प्रमुख होता है अपने यहाँ, उसका निर्वाचक मंडल होता है, उसमें निर्वाचित सदस्य होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं देश के अंदर, उसमें कुछ नॉमिनेट पर्सन्स भी होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये चीज आपको राज्यों से भी विधान जो है सभाओं से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो गणराज्य शब्द है वो इसीलिए रखा गया है, ठीक है। तो वंशानुगत शासन नहीं है हमारे राष्ट्र के प्रमुख का। फिर उसके समस्त नागरिकों को लिए अब ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, आपको पता होना चाहिए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय है आपको पता होना चाहिए कि ये रूस के संविधान से लिए गए हैं 3 प्रकार के न्याय। अब 3 प्रकार के न्याय है, सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, जो जस्टिस है वो 3 प्रकार के यहाँ पर क्या है, न्याय की व्यवस्था है। तो अपने यहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों प्रकार की स्वतंत्रताओं को संदर्भित किया गया है। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बताते हैं 5 प्रकार की अपनी है स्वतंत्रताएं भी है, ठीक है। कितनी प्रकार की है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। तो ये भी चीज आपको पता होना चाहिए कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 5 प्रकार। और ये स्वतंत्रता का अधिकार आपको पता है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। और ये जो आता है वो नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के आधार पर आता है। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करें हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता दो तरीके से, दो प्रकार की समताएं हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का भी संकल्प लिया गया है। आपको बता दें कि मौलिक कर्तव्य में, ठीक है, मौलिक कर्तव्य समता भी किसमें है, मौलिक अधिकार में ही अंतर्गत आता है। गरिमा और राष्ट्र की एकता और आपको बता दें अखंडता, ये सब मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत है, मौलिक कर्तव्य। आपको पता होना चाहिए मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत ये सारी चीजें रखी गई हैं। तो ये जो है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले शब्द इसमें किया गया है। इसके बाद बंधुत्व, भाईचारे की भी भावना बढ़ानी गई है ना। तो भाईचारे की भावना, बंधुत्व शब्द भी कहाँ से लिया गया है, मतलब मौलिक कर्तव्य में ही समाहित है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को ये भारतीय संविधान बनकर जो है तैयार हुआ था, मगर लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। ये शब्द थोड़े से याद कर लीजिए। ये शब्द संवत 2000 है ना, नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी को एतत् द्वारा संविधान अंगीकृत किया गया था। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पेपर में वनडे एग्जाम में संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को जो है अंगीकृत किया गया था और लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हम अगर बात करें संशोधन की, तो आपको पता होना चाहिए कि संशोधन सिर्फ केवल एक बार किया गया है। और संशोधन जो एक बार किया गया है वो कौन सा है, तो आपको बता दूं 42वां है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976, ये आपको याद रखिएगा। ये हुआ था तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन है, पहला है सामाजिक, ठीक है, समाजवाद सिद्धांत मतलब सामाजिक से जो है, ठीक है। तो ये याद करिए पंथ निरपेक्ष और समाजवाद, ठीक है। और एक शब्द और था अखंडता। आपको मैं बता दूं कि अखंडता शब्द कहाँ पर है, तो एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसमें पहले समाजवादी जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, और पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, और इसके बाद अखंडता जोड़ा गया था। ये कई बार पेपर में आ चुका है कि जब अभी तक आपको मैं बता दूं कि जो प्रस्तावना में अभी तक जो क्या कहते हैं संशोधन हुआ है, तो सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। और संशोधन होने के दौरान 3 शब्दों को इसमें समाहित किया गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 तक। तो अब तक कितने बार संशोधन हो चुका है प्रस्तावना में, तो सिर्फ एक बार। आप इतना ही बता के छोड़ दीजिएगा।
इसके बाद हम आगे अब बात कुछ और भी करेंगे। सबसे पहले कुछ मामले भी आए इसमें, हम मामलों में भी देख लेते हैं कि संविधान को किस किस लोगों ने नकारा, क्या क्या कहा, कौन कौन से शब्द बोले। आपको पता है एक बेरुबारी मामला आया था, एक बेरुबारी मामला आया था, और बेरुमावली मामला जो था वो आपको 1960 में आया था। इसमें कहा था कि भैया संविधान जो है, संविधान क्या है, मतलब प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये शब्द इन्होंने कहा था। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद आपको मैं बता दूं, गोलकनाथ बनाम भारत संघ आया था। एक आया था मामला, कौन आया था, गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम, ठीक, ये भी मामला था, ये 1967 का मामला था। तो 1967 में एक मामला आया, उस मामले में कहा था कि यह संविधान की अस्पष्ट भाषा को दर्शाता है। ठीक है, संविधान की अस्पष्ट भाषा को दर्शाता है। फिर इसके बाद आपको बता दें हम केशवानंद, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो केशवानंद भारती बनाम केरल है, भारती बनाम केरल है। तो आपको याद कर लीजिए 1973 का ये मामला है, और इस मामले में कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, और इसमें जो है संशोधन किया जा सकता है, वो भी संशोधन साधारण बहुमत द्वारा नहीं किया जा सकता, सिर्फ 368 के तहत इस संशोधन किया जा सकता है। और संशोधन के दौरान ये याद रखना है कि इसके मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो रहा हो संविधान के अंतर्गत। ठीक है, जो बनाई गई चीजें हैं उसका उल्लंघन ना हो रहा हो, तभी आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना हो गया। तो ये बात भी आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम बेटा चलते हैं, सबसे पहली बात ये करते हैं कि कुछ हमारे पॉइंट्स और हैं। अब वो पॉइंट्स क्या है, तो पॉइंट्स में आपको मैं बता दूं कि जैसे पवित्र दस्तावेज किसने कहा, ठीक है, ये कथन, पवित्र दस्तावेज। अब पवित्र दस्तावेज किसने कहा, ये कथन हम खुद देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं। तो पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो पवित्र डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। किसने कहा, भीमराव अम्बेडकर ने कहा, अम्बेडकर। तो याद रखना है कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये प्रस्तावना क्या है, संविधान का जो है पवित्र दस्तावेज है। अब अगर हम बात करें आत्मा किसने कहा, प्रस्तावना आत्मा है, तो आत्मा डॉक्टर ठाकुर भार्गव दास ने कहा। किसने कहा, डॉक्टर ठाकुर भार्गव दास ने कहा। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, ठीक ना। इसके बाद आगे हम आपको बता दें कि अगर प्रारूप किसने तैयार किया था, तो प्रारूप किसने तैयार किया था, तो बेटा तो प्रारूप जो तैयार किया था वो तैयार किया था बी.एन. राव ने, बेनेगल नरसिम्हन राव ने। ठीक है, और संविधान सभा के ये संवैधानिक सलाहकार भी रहे। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फिर संविधान की कुंजी किसने कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, संविधान की कुंजी। तो आपको बता दें कि संविधान की कुंजी जो है, संविधान की कुंजी किसे कहा, प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को किसने कहा संविधान की कुंजी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहा आपके के.एम. मुंशी ने, के.एम. मुंशी ने। किसने कहा, के.एम. मुंशी ने कहा। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है कि के.एम. मुंशी ने कहा था कि संविधान की कुंजी है प्रस्तावना। ठीक है ना। अब एक बात और है कि संविधान का परिचय पत्र किसने, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, तो परिचय पत्र किसने कहा, तो परिचय पत्र भी आपको पता होना चाहिए कि परिचय पत्र किसने कहा। तो ये कहा एन पालकी वाला ने, पालकी वाला ने, याद कर लीजिए, पालकी वाला ने कहा था कि ये संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना। तो ये जो प्रस्तावना में कुछ ऐसे टॉपिक्स थे या ऐसे पॉइंट्स थे, ऐसे कुछ चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपकी परीक्षाओं के लिए, वो मैंने पूरा मतलब शुरू से लेकर के इसके इतिहास को लेकर के अंत तक इसकी सारी बातें, और इतना अगर आप कवर कर लेंगे तो 100% आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। सोर्स इससे पहले वाली क्लास में हो चुका है, तो सोर्सों में भी कुछ मैंने नहीं बताया, कुछ चीजें बताई हैं सोर्स में कि कहाँ कहाँ से कुछ कुछ चीजें ली गई हैं, वो क्लियर कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग मुलाकात करते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।